इन छोटी छोटी बातों के बाद हम बात करेंगे क्यों क्यों जरूरत है हमें इस ट्रेनिंग की, क्या मोटिव है, हमारा मकसद क्या है ये ट्रेनिंग देने के लिए। तो हम जब इलाज की बात करते हैं तो कोई भी पैथी आप देखेंगे कि एलोपैथी आपको कोई ऐसी दवा नहीं दे पाती है। एलोपैथी में कोई ऐसी दवा नहीं है जो डॉक्टर बोले अगर आप ये खाएंगे तो पूरी उम्र आप बीमार नहीं होंगे। एलोपैथी में हम बीमार होने के बाद जाते हैं, होम्योपैथी में हम बीमार होने के बाद जाते हैं, इवन आयुर्वेद में भी हम बीमार होने के बाद जाते हैं। लेकिन नेचुरोपैथी या हमारा जो सिस्टम है इसमें हम ये बोलते हैं कि अगर आज आप बीमार नहीं हैं, आज आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर लें, हमारा बताया हुआ लाइफस्टाइल आज अपना लें, तो हमारी गारंटी है कि जीवन भर आप बीमार नहीं हैं। और कोई पैथी ऐसा नहीं बोलती है। केवल यही एक सिस्टम है जो ये बोलता है कि बीमार रोगी हैं जो वो तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन अगर आप अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लेते हो तो गारंटी है, जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने के बाद कोई व्यक्ति गोली से नहीं डरता है, इसी तरह इस लाइफस्टाइल को अपनाने के बाद आपको बीमारी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप देखेंगे लोग हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं, एजेंट आपको डराता है आके, देखिए जी आपकी 4 मेंबरों की फैमिली है, आपके परिवार के किसी एक मेंबर को भी कुछ हो जाता है, 10 दिन भी हॉस्पिटल रहना पड़ जाएगा, आपका 1 लाख 2 लाख 4 लाख रुपया लग जाएगा, आप हमारी ये पॉलिसी लीजिए, 5 लाख तक का खर्चा हमारी कंपनी करेगी। तो मेरी उम्र का कोई व्यक्ति 57 साल 57 ईयर मेरी एज है, मेरी उम्र का कोई व्यक्ति अगर 5 लाख की इंश्योरेंस की पॉलिसी लेना चाहे कि अगर मैं बीमार हो जाऊं, हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े मुझे, तो 5 लाख तक का खर्चा कंपनी करे, तो कम से कम 20,000 रुपया साल का प्रीमियम देना पड़ेगा। एक साल का 20,000 रुपया देना पड़ेगा। और अगर मैं एक साल में बीमार नहीं होता हूं तो वो 20,000 रुपया खत्म, मुझे कुछ नहीं मिलेगा उसमें। ये होता है हेल्थ इंश्योरेंस। तो हमारा सिस्टम क्या है कि 5,000 रुपया दीजिए, हम आपको ऐसा कुछ सिखा देंगे कि आप जीवन भर हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा, लाइफ टाइम के लिए आपका हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, किसी हॉस्पिटल में जाने की जरूरत। तो पहली चीज तो ये, इस ट्रेनिंग को लेने का एक फायदा ये है कि हम आपको ऐसा कुछ बताएंगे कि आप बीमार हो ही ना, आप बीमार हो गए, हॉस्पिटल में चले गए, अब कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस तो आपने करवा लिया, पैसा तो कंपनी दे देगी। अगर आप किसी, क्या बोलूं मैं, नौसिखिए डॉक्टर के पल्ले पड़ गए, तो वो ऑपरेशन करते वक्त कैंची आपके अंदर भूल गया, उसका क्या हल है? उसका कोई हल नहीं। तो शरीर आपका है, इसको ठीक रखना, तंदुरुस्त रखना आपकी जिम्मेदारी। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, सर मैं तो डाइट लेना चाहता हूं, मेरे घर वाले नहीं मानते, मैं तो दवा छोड़ना चाहता हूं, मेरे घर वाले नहीं छोड़ना चाहते। कमाल की बात है। मैं तो केवल एक ही बात बोलता हूं, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार। आपकी लाइफ है, आपका शरीर है, इसके साथ क्या करना है। हम जब ये बोलते हैं कि सरकार किसी को जबरदस्ती वैक्सीन नहीं दे सकती, यह हमारा अधिकार है, हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, तो अगर सरकार किसी को जबरदस्ती इलाज नहीं दे सकती, दवा नहीं दे सकती, वैक्सीन नहीं दे सकती, आपकी फैमिली कैसे आपको जबरदस्ती बोल सकती है कि आप दवा खाओ, दवा मत छोड़ो, ये फल मत खाओ, ये डाइट मत लो। तो ये तो बहुत घोर उल्लंघन हो गया हमारे संवैधानिक अधिकारों का, हमारे मौलिक अधिकारों का। तो ये सब बहाने होते हैं। दूसरी बात,
दूसरी बात ये कि जो सबसे प्रचलित पैथी है जिसको हम एलोपैथी बोलते हैं, आजकल बाबा रामदेव ने स्टूपिड पैथी बोल दिया तो बहुत बावेला मचा हुआ है, बहुत मिर्चें लगी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को कि ऐसे कैसे बोल दिया आपने डॉक्टरों को। रामदेव ने बोल दिया डॉक्टर ट्र आपने सुना होगा वो वीडियो, खूब मजाक उड़ाया उन्होंने। चलिए पता नहीं ऐसा करना चाहिए था कि नहीं, लेकिन कल जो मैंने वीडियो डाला था उसमें मैंने सवाल उठाए थे कि अगर बाबा रामदेव पे ये सवाल उठता है कि जब उनका जो सचिव है बालकृष्ण वो बीमार होता है तो वो हॉस्पिटल में जाके एडमिट होता है, तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें हॉस्पिटल की निंदा नहीं करनी चाहिए। अगर हम हॉस्पिटल को क्रिटिसाइज करते हैं, इस मेडिकल सिस्टम को क्रिटिसाइज करते हैं, तो हमें ये डिसीजन लेना पड़ेगा, मरते मर जाएंगे एलोपैथी नहीं खाएंगे, मरते मर जाएंगे हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे, तभी हम किसी को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। लेकिन हम ऐसा बोलते हैं कि कुछ कंडीशंस ऐसी हो सकती हैं जब आपको डॉक्टर की मदद की जरूरत पड़ सकती है। हम मेडिकल साइंस को इस तरह से रद्द नहीं करते, हम मेडिकल साइंस को इस तरह से पूरी तरह से रद्द नहीं करते हैं, क्योंकि अच्छे और बुरे लोग सब जगह होते हैं। अगर हम नेचुरोपैथी की बात करेंगे कि यहाँ सब लोग बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है, यहाँ भी बहुत लोग पैसा कमा रहे हैं। तो सब लोग एलोपैथी में बुरे हैं, डॉक्टरों में बुरे हैं, ऐसा भी नहीं है। बहुत सारे डॉक्टर बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं। तो एक ही रस्से में सबको नहीं बांधना चाहिए, ये एक गलत चीज है। लेकिन दूसरी चीज, ये जो पॉपुलर पैथी है इसमें रोग का इलाज नहीं होता है। आप समझ के देखिए इस बात। अगर सच में इस पैथी से बीमारी का इलाज हो पाता तो रोज रोज नए हॉस्पिटल खोलने की क्या जरूरत है। अगर इन हॉस्पिटल में या इस पैथी में लोगों का इलाज हो पाता तो अस्पतालों की संख्या कम होनी चाहिए, बढ़नी नहीं चाहिए। अब आप बोलेंगे आबादी के हिसाब से तो बढ़ेगी, आबादी बढ़ रही है, इसके लिए अस्पताल भी बढ़ रहे हैं। आप देखेंगे जिस रेशो में आबादी बढ़ रही है उसे कई गुना रेशो में हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं, दवा की दुकानें बढ़ रही हैं, डॉक्टर बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो मेडिकल सिस्टम है ये लोगों को ठीक नहीं कर पा रहा। छोटे छोटे एग्जांपल देते हैं। किसी व्यक्ति के सीने में दर्द होता है, डॉक्टर एंजियोग्राफी करता है, उसके बाद बोलता है आपकी नाड़ी ब्लॉक है, आपके स्टेंट डलेगा। तो हम तुरंत यस कर देते हैं, ठीक है जी एक बार बचाइए हमें, स्टेंट डालिए। अब अगर ब्लॉकेज क्यों हुई वो नहीं ढूंढेंगे हम, या जिस वजह से ब्लॉकेज हुई है उस वजह को दूर नहीं करेंगे तो स्टेंट डालने के बाद उस स्टेंट के अंदर भी ब्लॉकेज हो जाएगी, क्योंकि पहले भी तो हुई है ना। ब्लॉकेज हुई क्यों, पहले क्यों हुई ब्लॉकेज, उसका कारण जानना होगा, उस कारण को दूर करना होगा। अगर उसको दूर नहीं करेंगे तो स्टेंट के बाद भी तो ब्लॉकेज हो जाएगी, किसी और नाड़ी में ब्लॉकेज हो जाएगी। आपने देखा होगा एक स्टेंट डलता है, साल बाद दूसरा स्टेंट डल जाता है, साल बाद तीसरा स्टेंट डल जाता है। तो किसी की किडनी खराब होती है, डॉक्टर बोलता है किडनी बदल देते हैं। तो जिस वजह से पहले वाली जो ओरिजिनल किडनी थी कुदरती की दी हुई, जिस वजह से वो खराब हुई है, अगर उस वजह को दूर न किया गया तो नई वाली किडनी भी तो खराब हो जाएगी भाई। वो कौन सी लोहे की बनी हुई है या मतलब सोने की बनी हुई है कि वो खराब नहीं होगी। जब पहले वाली ओरिजिनल किडनी खराब हो गई है तो अगर कारण को दूर नहीं करेंगे, जिस कारण से किडनी खराब हुई है, तो दूसरी वाली भी खराब हो जाएगी। आपके अंदर ट्यूमर है, डॉक्टर बोलता है ऑपरेशन करके काट के निकाल देते हैं ट्यूमर। ट्यूमर बना क्यों,
अगर उस वजह को दूर नहीं किया गया तो एक ट्यूमर का ऑपरेशन करवाएंगे, साल बाद दूसरा बन जाएगा, दूसरे का ऑपरेशन करवाएंगे, साल बाद तीसरा बन जाएगा। ऐसे स्टोन है, आपकी पथरी होती है, डॉक्टर आजकल लेजर का ऑपरेशन आ गया, लेजर के साथ ऑपरेशन कर देते हैं, पथरी को तोड़ देंगे हम। क्या ये हल है? क्या ये इलाज है? हम कार लेके जाते हैं मैकेनिक के पास, वो बोलता है ये पुर्जा खराब हो गया है, उस पुर्जे को निकाल के फेंक दो, मार्केट से नया खरीद के ला दो। हमारा शरीर कोई कार नहीं है, इसे हमें समझना होगा। दुनिया की ऐसी यूनिक मशीन है जो खुद को ठीक कर सकती है। कोई मशीन खुद को ठीक नहीं करती है, उसके लिए मैकेनिक बुलाना पड़ता है। हमारा शरीर एक नेचर की बनाई हुई ऐसी अद्भुत मशीन है जो खुद का इलाज, खुद को रिपेयर खुद कर सकती है। आज तक ऐसी कोई मशीन नहीं बनी कि एक तरफ से आप खाना डालिए, दूसरी तरफ से बेबी बाहर आ जाए, ह्यूमन बेबी। शायद बन भी नहीं पाएगी ऐसी मशीन। लेकिन नेचर की बनाई हुई ये मशीन, एक मां का शरीर, मां क्या करती है? केवल फूड लेती है, खाना खाती है, और वही खाना ह्यूमन बॉडी में कन्वर्ट होता है, एक मेल या फीमेल बेबी डिलीवर होता है। तो ऐसी अद्भुत जो मशीन है, ऐसा अद्भुत यंत्र है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। हम छोटे से छोटा गैजेट खरीदते हैं, एक मोबाइल चार्जर खरीदते हैं, एक मोबाइल खरीदते हैं, उसके साथ बाकायदा एक मैन्युफैक्चरर मैनुअल होता है, इंस्ट्रक्शन मैनुअल। आप मिक्सर ग्राइंडर खरीदिए, आप बाइक खरीदिए, कार खरीदिए, उसके साथ एक किताब मिलती है, उसमें लिखा होता है मैन्युफैक्चरर की तरफ से इसको कैसे संभालना है, इसका ध्यान कैसे रखना है ताकि ये खराब ना हो, खराब हो जाए तो क्या करना है। अब दुख की बात यह है कि ह्यूमन बॉडी के साथ, इस मशीन के साथ ऐसा कोई मैनुअल नहीं आता। कल्पना करके देखिए कितना अच्छा होता कि जब बेबी डिलीवर होता, बच्चा पैदा होता, तो उसके हाथ में एक किताब होती, माँ को कितनी आसानी होती, उस किताब को पढ़ती वो, और क्या क्या देना है इसको, क्या क्या खिलाना है, क्या नहीं खिलाना, कैसा लाइफस्टाइल होना चाहिए ताकि ये कभी बीमार ना हो। ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए हमें ये चीजें सीखनी होंगी। बिना सीखे हम नहीं जान सकते इस शरीर का कैसे ख्याल रखा जाए। 95% लोगों को तो ये नहीं पता कि हम खाना जो खाते हैं इसका मकसद क्या है, हम खाना क्यों खाते हैं। कुछ लोग केवल स्वाद के लिए खाते हैं, इसीलिए तो अलग अलग तरह की वो बर्गर, पिज्जे, चिप्स कोई खाते हैं, क्योंकि स्वाद उनके लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग केवल पेट भरने के लिए खाते हैं। आप 100 लोगों को खड़े कीजिए, पूछिए क्यों खाते हैं हम? भैया भूख लगती है तो खाते हैं, भूख लगती है खाते हैं, फिर भूख लगती है फिर खाते हैं। 95% लोगों को ये नहीं पता कि हमारा खाना खाने का मकसद क्या है, इसीलिए हम जो देखते हैं खा रहे हैं। हमें इस बात का कोई मायने ही नहीं है कि ये चीज खाएं या ना खाएं, खाएं या ना खाएं। ये जरूरी नहीं है जो चीज खाने जैसी दिखती है वो खाना हो, ये जरूरी नहीं है। खाना खाते वक्त हमें ये देखना होगा कि हमारे शरीर को ये पता होना चाहिए कौन कौन सा न्यूट्रिशन चाहिए और इस फूड में क्या वो न्यूट्रिशन है। अगर नहीं है तो हमें नहीं खाना चाहिए वो। तो ये चीज हमें सीखनी है। छोटा सा कॉमन सेंस का सवाल है जो आप लोगों से पूछ सकते हैं। अगर आपकी दवाओं की मात्रा लगातार बढ़ रही है
आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको एक गोली देता है, 2 गोलियां देता है, 3 गोलियां देता है, हफ्ते बाद 10 दिन बाद फर्क नहीं पड़ा, आपको 3 गोलियां और जोड़ देता है, हफ्ते बाद जाते हैं फिर 3 गोलियां और जोड़ देता है, धीरे धीरे करके आप 20 गोलियां खाना शुरू कर देते हैं। आधे मिनट बाद मीटिंग बंद हो जाएगी जी, आप तुरंत दोबारा ज्वाइन कीजिए, अगली बात करते हैं। तो 20-20 गोलियां, 50-50 गोलियां लोग खा रहे हैं। अगर आपकी दवाओं की मात्रा बढ़ रही है तो आप समझ जाइए कि दवा आपको और बीमार कर रही है। ये तो कॉमन सेंस की बात है, लेकिन इतनी बात हमें समझ ही नहीं आती।